हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास से हम लोग अपने क्लास 10 साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई का आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है। अब देखो, हम लोग सैंपल पेपर की बात करेंगे। जो आपका साइंस का पेपर है ना, इसका कोड कितना है आपका, तो इसका कोड आपका मेंशन है 086, है ना। कोड कितना होगा आपका, 086 कोड होगा। एंड अगर देखो साइंस में हम लोग बात कर रहे हैं आपसे ना, अब क्योंकि देखो सीबीएसई में क्या होता है ना, साइंस के एक ही पेपर होते हैं। इट मीन्स ये जो आपके सैंपल पेपर है, इसके अंदर में आपके है ना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एंड फिजिक्स, ये तीनों पेपर क्या होंगे आपके एक ही सैंपल पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एंड जो आपके एग्जाम होंगे टोटल आपको पता होगा 80 मार्क्स के क्या होने वाले हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर हम लोग ना बात करते हैं सेक्शंस की, कि जो साइंस का आपका पेपर होगा इसमें ना टोटल आपके कितने सेक्शन होने वाले हैं, तो अगर ना हम लोग सेक्शन की बात करेंगे तो टोटल आपके कितने सेक्शन होने वाले हैं, तो टोटल आपके 5 सेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं टोटल सेक्शंस की बात करेंगे तो टोटल आपके 5 सेक्शन होंगे, ठीक है ना, ए बी सी डी एंड ई। तो टोटल 5 सेक्शन हमारे होने वाले हैं। अगर देखो सेक्शन ए के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सेक्शन ए के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके, वो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन हमें 20 होंगे हमारे, ठीक है ना। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 20 होंगे, जिसमें से 16 कैसे क्वेश्चन होंगे आपके, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्लस 4 आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लस जो 4 क्वेश्चंस होंगे आपके वो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन होंगे, क्लियर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में, ठीक है, सेक्शन बी की अगर ना हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल आपके 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, तो 6 आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसके अंदर में, जिसमें से ना ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा आपका, तो ईच क्वेश्चन है ना, ईच क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। सेक्शन बी के अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और ईच क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 6 मार्क्स क्या करेंगे आपके, कैरी करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 7 होंगे। एंड यहाँ पर क्या होंगे ना, आपके जो ईच क्वेश्चन होंगे आपके वो 3 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन आपके है वो 3 मार्क्स क्या करेंगे आपके, कैरी करेंगे, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स आपके कैरी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी के अंदर टोटल आपके ना 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होंगे हमारे, तो सेक्शन, ठीक है ना, सेक्शन डी में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके 3 होने वाले हैं, ठीक है ना। एंड इसके अंदर जो ईच क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी की, ठीक है, सेक्शन डी में क्या होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे आपके। एंड जो ईच क्वेश्चन होंगे आपके, है ना, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के बनेंगे हमारे यहाँ पर, तो ईच क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एंड फाइनली जब हम लोग बात करेंगे लास्ट सेक्शन में, जो कि हमारा सेक्शन नंबर ई है, तो सेक्शन नंबर ई के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 आएंगे, ठीक है ना। सेक्शन अगर हम लोग ई की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 3 होंगे। एंड यहाँ पर जो ईच क्वेश्चन होगा हमारा ना, वो कितना मार्क्स कैरी करेगा, तो ईच क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके होंगे, ठीक है ना, ईच क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 4 मार्क्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे, ठीक है।
तो ये कुछ आपका 5 सेक्शन होगा और हर एक सेक्शन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन आपका ना कितना मार्क्स कैरी करेगा वहां पर आपका मेंशन है। अगर देखो हम लोग इसको सम अप करते हैं तो सेक्शन ए के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपके अंदर 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ से हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। वहीं सेक्शन बी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपके वो 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सेक्शन अगर हम लोग ना ई सी की बात करते हैं तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आपके आएंगे 21 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो 21 मार्क्स के आएंगे। इसके अलावा हम लोग सेक्शन डी की बात करेंगे तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन ई के बारे में तो यहाँ से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं वो आपके 12 मार्क्स के बनने वाले हैं। अगर इनको हम लोग सम अप करते हैं तो कितना होगा हमारा 2 1 3 5 8 8 2 10 10 का कितना हम लोग लेंगे तो 0 लेंगे एंड 1 को हम लोग कैरी करेंगे। सो 2 1 3 1 4 2 6 7 8 इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनेंगे साइंस के पेपर में वो 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे ना सेक्शन वाइज क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन जो हमारा है वो सेक्शन ए का है। अब देखो सेक्शन ए के अंदर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर देखो मेंशन क्या किया गया है हमारा, तो जो सेक्शन नंबर ए के अंदर आपका ना क्वेश्चन गिवन है इसमें देखो सिंपली हमारा मेंशन किया गया है क्या, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर जो ना रिएक्शन आपको दिया गया है ये रिएक्शन कैसा है हमारा, तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है ना, एक कंप्लीट हमारा यहाँ पर क्या है ये, तो एक बैलेंस्ड रिएक्शन हमारा गिवन है। इसके अंदर नॉर्मली हमें फाइंड जो करना है ना वो हमें P को फाइंड करना है, इसके अलावा हमें Q को फाइंड करने हैं एंड एक हमें यहाँ पर जो R है इसको हमें क्या करना है फाइंड करना है। कुछ ऑप्शंस हमारे गिवन है, A के अंदर 2 2 4, B में हमारा 2 4 2 ऑप्शन है, C की बात करेंगे तो 2 4 4 एंड D में आपका 4 2 एंड 2 आपका गिवन है। अब देखो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना बैलेंसिंग की बात करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पर बात किसके बारे में करने वाले हैं, बैलेंसिंग के बारे में। अब देखो जब भी हम लोग ना बैलेंसिंग के बारे में बात करते हैं तो हमने एक चीज़ पढ़ा है, क्या होता है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्या इसमें बनता है आपका, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। ठीक है ना, इसमें देखो दो होते हैं आपके, पहला क्या होता है आपका रिएक्टेंट्स होता है ना, पहले क्या होते हैं आपके, तो रिएक्टेंट्स होते हैं एंड जो दूसरा होता है आपका वो क्या बनता है आपका प्रोडक्ट होता है। अब देखो जब ना नंबर ऑफ एटम्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, बात अगर हम लोग करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, तो नंबर ऑफ जो एटम्स आपके होते हैं ना वो कहाँ पर आपके, तो वो आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ये दोनों में क्या होंगे आपके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट आपका कौन कौन सा है, तो एलिमेंट हमारा है बी एलिमेंट है, इसके अलावा जो दूसरा हमारा एलिमेंट है वो हमारा N है, इसके अलावा जो तीसरा हमारा एलिमेंट है वो R है। क्लियर है। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं हम लोग, R फॉर रिएक्टेंट्स लेते हैं, P फॉर हम लोग कितना लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं। जब बैलेंस्ड की हम लोग बात करेंगे ना तो सबसे पहले देखेंगे ना रिएक्टेंट साइड में, देखो रिएक्टेंट साइड्स में लीड कितना है आपका, तो रिएक्टेंट साइड्स की ना जब हम लोग बात करते हैं लीड के बारे में तो लीड यहाँ पर कंप्लीटली कितना है आपका, तो लीड यहाँ पर टोटल आपका 2 है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट साइड के अंदर तो यहाँ पर जो लीड का टोटल नंबर आपका 1 है। देन हम लोग बात करते हैं अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो टोटल आपका नंबर है वो नाइट्रोजन का जो हमारा ना टोटल नंबर जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ना अगर हम लोग देखो टोटल नंबर की बात करेंगे, चलो आगे देखते हैं। देखो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, तो अगर ना हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की जो कि आपके ना रिएक्टेंट्स एंड
प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखो रिएक्टेंट्स में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ना लीड के बारे में, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स आपका है 1 है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हमारा 1 है। लेकिन जैसे अगर हम लोग ना नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो नंबर आपका है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एन को भी एंड ओ को भी। तो जो एन आपका नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स में आपका वो 2 है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर वो नंबर आपका 1 है। लेकिन अगर बात करोगे आप ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों मिलके कितना बनेंगे आपके 3 2 जा 6, यानी कि जो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स है वो आपका 6 है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पर आएगा आपका एक सिंगल बनेगा, यहाँ पर 2 3 बन जाएगा और यहाँ पर 1 5, तो 3 and 2 कितना बन जाएगा आपका 5। अब देखो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ एटम्स आपके हैं रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में वो अनबैलेंस्ड हैं। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग ना बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर आप ना बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, तो जब ना नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से 2 को हम लोग ना लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 लगाओगे तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा। यानी कि R आपने यहाँ पर कितना ले लिया है, सो R आपका आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है ना। R कितना आ गया आपका, आपके अकॉर्डिंगली 2 आ रहा है। अच्छा P भी हम लोग लिख लेते हैं और Q भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो जैसे ही आपने क्या किया, नाइट्रोजन को 2 लिया है, ठीक है, नाइट्रोजन आपका तो कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन क्या हो चुका है आपका, अनबैलेंस्ड हो चुका है। यानी कि अब देखोगे तो ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर कितना गया है आपका, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ओवरऑल कितना हो गया आपका 4 2 6 एंड एक 1 वहाँ पे चला गया है। तो ऑक्सीजन आपका देखो टोटल कितना हो गया है, ऑक्सीजन आपका हो चुका है 7, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना हो चुका है हमारा, 7 हो चुका है। अब जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखो ये अनबैलेंस्ड फॉर्म में आपका चल रहा है। लेकिन अगर हमें फिर से क्या करना है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना है, तो अगर आप क्या करते हो ना, सिंपली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो हमारा P है, तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर P के साइड में हम लोग क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो हमारा ना लीड है वो लीड कितना बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा, है ना। लीड यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, 2 बनेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, लीड को 2 बना लेते हैं, ठीक है ना। लीड हमारा यहाँ पर 2 बन चुका है। देन यहाँ पर भी आपको लीड कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको बैलेंस करने के लिए 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो P आपका कितना आ रहा है, तो P को अगर आप कितना लेते हो, 2 लेते हो, तो Q में भी आपको कितना लेना पड़ेगा, तो Q के अंदर भी आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे देखो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, जो लीड आपका है वो परफेक्टली आपका बैलेंस हो रहा है। लेकिन फिर से जैसे हमने क्या किया, लीड को बैलेंस किया है, वैसे ही फिर से क्या हो चुका है आपका, तो जो नाइट्रोजन नंबर आपका है, नाइट्रोजन देखो यहाँ पर कितना जा रहा है आपका, तो ये 2 हो गया आपका एंड ये 3, तो 2 3 जा कितना हो गया आपका, ये 6 हो गया है ना। 2 3 जा यहाँ पर आपको ये कितना देखने को मिल रहा है, तो 2 3 जा अगर हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। एंड अगर यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है आपका, 4 पहले से है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब नाइट्रोजन की हम लोग ना ओवरऑल बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर भी 2 आपका था एंड यहाँ पर भी 2, तो 2 और 2 ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया है। तो नाइट्रोजन तो परफेक्टली क्या हो चुका है हमारा, बैलेंस हो चुका है ना। नाइट्रोजन हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। यानी कि यहाँ पर हम लोग P को हमने क्या लिया है, क्यों लिया है, ठीक है ना। P को हमारा 2 है, क्यों भी हमारा 2 आ चुका है। अब बात करेंगे ना ऑक्सीजन की। अब देखो ऑक्सीजन में क्या है आपका, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पहले से आपका 2 3 जा 6 हो रहा था एंड यहाँ पर आपका 2 था, तो 6 2 जा कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आपका है वो 12 हो चुका है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से आपका कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 4 यहाँ पहले से है, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं ना, 4 ले लेते हैं,
ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं 4 ले लेते हैं तो देन क्या होगा हमारा, तो देखो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस तो पहले से था ही। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 8 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 10, और 10 and 2 कितना हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर परफेक्टली क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वेशन बैलेंस होगा। यानी कि P को हमने कितना लिया, तो P को हमने लिया है 2, Q को हमने लिया है 2 एंड R को हमने क्या लिया है, सो R हमारा यहाँ पर हो चुका है 4, है ना। R कितना हो चुका है हमारा, तो R हो चुका है हमारा 4। यानी कि इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है मैच कॉलम ए विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द गिवन कोड्स। अब देखो कॉलम ए एंड कॉलम बी आपका है, तो यहाँ पर आपके ना कोड्स गिवन है, उन कोड्स को हम लोग ना बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर मैच करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब देखो एम्फोटेरिक ना ऑक्साइड्स फॉर्म करने की बात की गई है। तो जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करने की हम लोग बात करते हैं, तो देखो दो ऐसे मेटल हैं, जैसे एक हम लोग बात करेंगे ना जिंक के बारे में, एंड एक जो मेटल है जिंक के अलावा आपका एल्यूमिनियम। ये दो आपके ना ऐसे मेटल हैं जो कि क्या करते हैं, आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपका नॉर्मली होता क्या है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसा ऑक्साइड्स होता है जो कि नॉर्मली क्या करता है, आपका बिहेव करता है किसकी तरह, तो ये आपके ना बिहेव्स करते हैं लाइक एसिड एंड सॉल्ट। तो ये आपके एसिड एंड सॉल्ट दोनों की तरह क्या करते हैं, आपके ये बिहेव करते हैं। तो अगर देखो हम लोग बात करेंगे मेटल, तो दिया हमारे ऑप्शन में ना एल्यूमिनियम का, यानी कि जो ए आपका हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो एल्यूमिनियम बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाल्म। अब देखो एक ऐसा मेटल ना जिसको आप अपने हथेली पर लोगे तो वो क्या करता है, आपका मेल्ट कर जाता है। तो वो कौन सा आपका होगा, तो वो होता है हमारा गैलियम, ठीक है ना। वो कौन सा मेटल हमारा है, गैलियम है। अब देखो जो क्योंकि नॉर्मल हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम लोग गैलियम के ना मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो 28 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण से अगर आप उसको अपने ना पाम पर लोगे तो क्या कर जाएगा, आपका मेल्ट कर जाता है। चलो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। अब देखो ना हमें क्या करने ना, एक मेटल के बारे में बात करने हैं कि एक ऐसा मेटल जो कि क्या करता है हमारे, तो एक ऐसा मेटल जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। तो कौन सा मेटल होता है हमारा, तो वो हमारा मैंगनीज मेटल होता है। चलो आगे बोला गया अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो एक ऐसा मेटल जो कि क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिड से क्या करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो वो कौन सा होता है, आपका गोल्ड होता है। यानी कि अगर देखो हम लोग बात करेंगे तो जो ए नंबर आपका है ना, ए का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ए का आंसर हमारा था 3rd, ठीक है ना। ए का आंसर कितना हो जाएगा, आपका 3rd हो जाएगा। वहीं बी की हम लोग बात करेंगे तो जो बी का हमारा आंसर है वो कौन सा था आपका, तो नंबर 1st था। सी की हम लोग बात करेंगे तो सी का जो आंसर आपका है वो 4th हो जाएगा। एंड लास्ट हम लोग अगर डी के बारे में बात करेंगे तो जो डी का आंसर है वो आपका 2nd हो जाएगा। अब इसी कोड को हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर चेक करेंगे। देखो ए का कौन सा आपका है, 3rd है। अब देखेंगे ए का 3rd देखो ए में नहीं आपका है, इसके अलावा सी के अंदर भी नहीं है। अब देखो दो जगह है, या तो बी हो सकता है या तो हमारा डी हो सकता है, यानी कि ए का 3rd दोनों में आ रहा है। देन आगे हम लोग ना बी में देखेंगे, बी का यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर है 1st है। अब देखो 2nd के अंदर बी का 1st है एंड डी के अंदर में क्या है, आपका बी का 2nd है। यानी कि जो ऑप्शन डी वो भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो करेक्ट हमारा आंसर निकलेगा 2nd का, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3rd। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में एक सॉल्यूशन हमें दिया गया है, ठीक है ना। फिगर में एक आपका सॉल्यूशन दिया गया है जिसके अंदर आपका एक ना बेकर वगैरह है, बैटरी आपकी कनेक्टेड है, एंड देन यहाँ पर देखो बल्ब क्या कर रहा है, आपका ग्लो नहीं कर रहा है। अब देखो जब बल्ब क्या कर रहा है ना, ग्लो नहीं कर रहा है,
सो बल्ब के ग्लो नहीं करने का ना रीज़न दिया गया है कि कौन से आपके रीज़न है जिस कारण से क्या हो रहा है, जो बल्ब आपका है ना वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो एसिडिक सॉल्यूशन में लेंगे तो HNO3 रहेगा, तब तो बल्ब क्या करता है आपका, ग्लो करेगा। तो ये तो ऑप्शन हमारा आएगा नहीं। इसके अलावा हम लोग C2H5OH की बात करेंगे तो C2H5 जो OH है ये नॉर्मली क्या करता है आपका, तो C2H5 जो OH आपका है ना, ठीक है, C2H5 अगर हम लोग OH की बात करते हैं तो ये नॉर्मली क्या करता है, तो C2 अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, C2H5OH, तो ये जो आपका है ये मेनली हम लोग बात करेंगे अगर इसकी, तो ये क्या करता है आपका, तो ये आपके ना डस नॉट डिसएसोसिएट्स इनटू आयंस। ये क्या करते हैं आपके, डज नॉट डिसएसोसिएट्स इनटू आयंस, है ना, ये आपके आयंस में क्या करते हैं, डिसएसोसिएट नहीं करते हैं। अब देखो क्योंकि अगर HNO3 रहेगा आपका तो HNO3 क्या करते हैं आपके आयंस के अंदर में डिसएसोसिएट हो जाते हैं, जिस कारण से बल्ब तो ग्लो करेगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो सिंपल आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोला गया है, अच्छा उससे पहले एक और नॉर्मल आपका क्वेश्चन है जो कि किसके लिए आपका, तो जो विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए दिया गया है। क्या बोला है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग ना किसको कंसिडर करते हैं आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या आपका वो डाइल्यूट एसिड होगा, ठीक है, क्या वो हमारा डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन होगा, क्या वो ग्लूकोज सॉल्यूशन है, या फिर हमारा इथेनॉल वाटर के अंदर होगा। देखो अगर हम लोग बात करेंगे ना स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है हमारा, तो ये हमारा होगा डाइल्यूट एसिड का, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है, एन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। तो एक एक्वस सॉल्यूशन आपका है, ए टर्न्स द फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक। अब देखो दो आपका है, एक मेनली क्या आपका ना कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन होगा आपका, तो उस एक्वस सॉल्यूशन में ए क्या करता है आपका, तो ए आपका ना फेनोल्फथलीन को पिंक कलर में क्या करता है, टर्न कर देता है ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी। अब देन फिर क्या होता है ना, एक बी नाम का एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम लोग ए के साथ में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो पिंक जो कलर है ना वो पिंक कलर क्या हो जाएगा आपका, डिसअपीयर्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी, यानी कि सिंपली आपको ना ए एंड बी के बारे में क्या करना है, बताना है, ठीक है, ये क्या है आपके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग ना बात करते हैं फेनोल्फथलीन के बारे में। अब देखो फेनोल्फथलीन में जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, देखो जब कभी भी ना बेस में, जब कभी भी आप क्या करते हो, बेस को किससे ऐड करते हो, तो जब कभी भी आप ना बेस को ऐड करते हो फेनोल्फथलीन को, है ना, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं बेस को फेनोल्फथलीन के साथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का कलर आएगा आपका ना, वो कलर कैसा हो जाएगा आपका, पिंक होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कंफर्मेशन हमें क्या मिलता है कि जो ए होगा हमारा वो कैसा होगा आपका, बेस होगा, ठीक है ना, ए कैसा होगा आपका, तो ए जो है वो आपका बेस होगा। लेकिन अब इसी बेस में, है ना, अब इसी बेस में हम लोग क्या करते हैं, है ना, एक बी को मिलाते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन बी है इसको मिलाते हैं, तो पिंक कलर क्या होगा आपका, डिसअपीयर हो जाएगा, है ना, पिंक कलर यहाँ से क्या होगा, डिसअपीयर होगा। तो पिंक कलर यहाँ से डिसअपीयर तभी होगा जब आप क्या करोगे, इसके अंदर एसिड क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यानी कि यहाँ से कंफर्मेशन और आपको मिल जाएगा कि बी क्या होगा आपका, तो बी जो है वो हमारा एसिड होगा, ठीक है। अब देखो आते हैं हम लोग ऑप्शन में, क्या बोला है हमारा,
देखो बोला है ए इज स्ट्रांगली बेसिक, तो ए या तो आपका बेसिक है, तो ये तो ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस, तो दोनों गलत हो जाएगा आपका, है ना। एक देखो सही है, बेसिक तो होगा, लेकिन बी भी आपका ना एसिडिक हो जाएगा, तो एक पहला आपका गलत है। दूसरा हमारा है बी के अंदर कि ए इज स्ट्रांगली एसिडिक है, तो यहीं से गलत हो जाएगा। देखो तीसरा बोला गया आपका तो पीएच स्केल पर मेजर किया गया। थर्ड एंड जो फोर्थ वन हमारा है, इसको जो मेजर किया गया है ना आपके पीएच स्केल पे, तो नॉर्मली हमें पता है पीएच स्केल का रेंज क्या होता है ना, 0 से कितना होता है आपका, तो 0 से लेकर के आपका ना 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, एंड ये 7 कैसा होता है आपका, तो 7 जो है वो आपका न्यूट्रल होता है, ये नीदर एसिडिक होता है नॉर आपका बेस होता है। यानी कि अगर देखो आप बात करते हो ना 0 से 7 के रेंज में, ठीक है, तो अगर आप ना 0 से क्या करते हो 7 के रेंज में बात करते हो, तो 0 से 7 के रेंज में आपका ये सॉल्यूशन किसी चीज़ का क्या बनता है, एसिडिक बनता है, एंड 7 से लेके 7 से जब ग्रेटर जाएगा आपका तो 14 तक क्या बनता है आपका, बेसिक बनता है, ठीक है ना। 7 से 14 तक क्या बनता है आपका, बेसिक का बनता है। यानी कि 0 से 7 के बीच में क्या रहेगा आपका, एसिड रहेगा, 7 से 14 के बीच में क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा। अब देखो इसी में क्या बोला है, ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7, जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 7 रहेगा तभी तो आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, एंड बी हैज अ पीएच लेस देन 7, तो स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग ऑप्शन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ लीड पाउडर इज एडेड टू 300 मिलीग्राम ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर फ्यू आवर्स the solution become colorless. This is an example of क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो जो रिएक्शन के बेस पे हमसे क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन क्या है, क्वेश्चन बोला गया आपका कि जब आप ना 50 ग्राम लीड पाउडर को, है ना, कितना, तो मान लो लीड पाउडर है, पीबी है हमारा है, ये लीड होता है आपका, ठीक है। अब 50 ग्राम लीड को आप क्या करते हो, ऐड करते हो ब्लू कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट क्या होता है आपका, CuSO4 होता है, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का है, लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है ना। अब जब ये रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो रिएक्शन के ना कुछ घंटों के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जो सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन तो देखो मिलेगा, सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका, तो इसका आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा PbSO4 प्लस कॉपर, एंड ये जो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है ये सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो हमसे ना पूछा गया है कि ये एग्जाम्पल जो है ना वो एग्जाम्पल किस चीज का है, ठीक है। देखो सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो अब हमने पढ़ा है कि यहाँ पर देखो पीबी ने क्या किया है, तो सल्फेट से कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया गया है। यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो पीबी डिस्प्लेस कॉपर, है ना, पीबी ने क्या किया, आपके कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, क्योंकि देखो लीड क्या है आपके कॉपर से ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करता है। यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा रिएक्शन हमारा है, तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन का टाइप कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप। यानी कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3 एलिमेंट्स x, y एंड z। x का दिया गया आपका 2, 8, 7, z का हमारा है 2, 8, 2 एंड z का हमारा है 2 and 8। अब पहले समझते हैं, देखो क्या बोला गया है। देखो हमें पता करना है क्या,
तो हमें पता करना है कि जो एक्स वाई जेड ये जो है मेटल्स हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं। अब देखो जब बात करेंगे ना मेटल्स या नॉन मेटल्स पता करने की, तो आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले देखो आपको तो पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से हैं, क्योंकि विथआउट मेटल्स या बिना एलिमेंट के जाने, आप मेटल भी छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हो तो नॉन मेटल भी सकते हैं आपके। देखो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, एलिमेंट जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलिमेंट जाने हमें पता ही नहीं लगा सकते हैं कि वो मेटल है या फिर वो नॉन मेटल है। एंड एलिमेंट जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उनका एटॉमिक नंबर जानना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक नंबर पता कर पाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट कौन सा है। एंड जैसे हमें पता लग जाएगा एलिमेंट कौन सा है, हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो मेटल है या फिर वो आपका नॉन मेटल है। एंड एटॉमिक नंबर हमें पता कैसे चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं एक्स का एंड वाई का और जेड का, ये तीन अलग अलग हमारे क्या हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। अब देखो एक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका दिया है वो 2 है, 8 है एंड 7 है। अब देखो 2, 8, 7 अगर आप इसको ना ऐड करते हो तो 2, 8 एंड 7 को जब आप क्या करोगे ना ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, तो ये आएगा आपका 17। अब याद करेंगे तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, है ना, अगर आपको याद हो गए पीरियोडिक टेबल थोड़े बहुत भी, तो आप ना बड़ी आसानी से बता सकते हो कि 17 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर आपका है, तो ये आपके क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। चलो आगे बात करते हैं वाई में। देखो वाई में कितना दिया आपका 282 दिया है। वाई का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका है वो 282 दिया गया है। तो अगर को आप इसको क्या करते हो ना ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद ये कितना आता है आपका 12 आता है। एंड जो 12 आपका है ये किसका एटॉमिक नंबर हमें देखने को मिलता है, तो 12 आपका है तो ये आपको एटॉमिक नंबर देखने को मिलता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। ये किसका एटॉमिक नंबर आपका है, तो ये आपके मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है। एंड लास्ट हमारा जेड का है 2 एंड 8। तो इसको हम लोग सम अप करेंगे तो आपका 10 आएगा और 10 जो आपका ये एटॉमिक नंबर आपका है नियॉन का, ठीक है ना। ये किसका हो जाएगा आपके नियॉन का आपका ये एटॉमिक नंबर है। अब देखो जैसे ना अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन क्या है, तो जब क्लोरीन के बारे में ना हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन आपका एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा आपका, तो मैग्नीशियम आपका एक मेटल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग ना नियॉन की बात करते हैं तो ये आपका क्या है नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपके नोबल गैसेस होते हैं, एक तरह के नॉन मेटल के पार्ट में इसको रखेंगे हम लोग। अब देखो है क्या मेंशन क्या क्या है उसको हम लोग पहले समझते हैं। देखो ऑप्शन वाइज जब हम लोग बात करते हैं, देखो पहला क्या बोला है Y एंड Z आर मेटल्स। देखो Y Z क्या होंगे आपके मेटल्स होंगे, एक बार साइड कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं Y एंड X आर नॉन मेटल। देखो Y तो आपका मेटल है, ठीक है ना। Y जो हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम, तो ये तो आपका मेटल है, यानी कि ऑप्शन बी कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा यहाँ से गलत हो जाएगा। चलो आगे बोला है आपका X इज अ नॉन मेटल एंड Y इज अ मेटल, ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, है ना। वो X क्या है हमारा, तो X आपका एक नॉन मेटल है जो कि क्लोरीन है। एंड Y जो है Y क्या है आपका एक मेटल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कितना करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर सी का। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। रिएक्शन कौन सा हमें पूछा गया है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब पता होगा आपको ना एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब हीट आपको चाहिए होती है, मतलब देखो रिएक्शन इसमें एक्सोथर्मिक होगा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है आपका हीट आपका बाहर निकलता है ना, और एंडोथर्मिक में हीट आपको चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो जब कैंडल आपका बर्न करता है तो कैंडल जब बर्न करेगा तो हीट क्या होता है आपका बाहर की तरफ निकलता है।
तो ये तो आपका ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप होगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुकिंग ऑफ फूड, इसको भी हम लोग थोड़ा साइड रखेंगे। नेक्स्ट आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, तो जब ना आप वेजिटेबल मैटर को भी क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो वहाँ पर भी क्या होती है, आपकी हीट रिलीज होती है। एंड लास्ट बात करेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ एयर, जब एयर क्या करता है आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, हीट आपकी रिलीज होती है। यानी कि जब कुकिंग फूड हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके लिए हीट चाहिए होता है ना। यानी कि जो करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, तो कुकिंग फूड हो जाएगा ना, कुकिंग ऑफ फूड क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया आपका, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो बोला गया क्वेश्चन के अंदर है ना, क्या है हमारा, तो जब हम लोग बात करते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में, जब सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है आपका, एटीपी इज प्रोड्यूस अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन द रिएक्शन, विच ऑफ द इवेंट इज एसोसिएटेड with production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process। तो सिंथेसाइज हमसे पूछा गया है। देखो जब सिंथेसाइज की हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, ठीक है, तो जब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, सिंथेसाइज के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर देखो नॉर्मली क्या होता है, इथेनॉल इन ईस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है ना, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स तो ये भी नहीं बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल्स तो ये भी नहीं बनेगा। देखो होता है क्या है ना, कि जब आपका क्या होता है सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, तो जाहिर सी बात है ना, एटीपी क्या होता है आपका प्रोड्यूस, एनर्जी क्या होती है आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं आपके एनर्जी के अलावा ना और दूसरे प्रोडक्ट का भी क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका बोला गया इसमें सिंथेसाइज क्या होता है, तो जब है ना ह्यूमन सेल्स की आप बात करते हो, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन सेल्स में क्या होता है आपका CO2 का फॉर्मेशन होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं ह्यूमन सेल्स में यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि जो करेक्ट हमारा ऑप्शन आएगा इसके अंदर वो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया आपका क्या है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया आपका ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो जैसे ना ब्लड पंप यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमसे पूछा गया है, ठीक है, अब नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बोला गया है। अगर ना ह्यूमंस के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना, ह्यूमंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमंस का जो हार्ट होता है ना, वो कितने इसके चैम्बर होते हैं आपके, तो 4 आपके क्या होते हैं चैम्बर्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं हमारे, तो ह्यूमन हार्ट के आपके कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट में ना हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, ठीक है। अब जब ये 4 चेम्बर्स आपके ह्यूमन हार्ट के होते हैं, तो अगर कुछ हम लोग ड्रॉ करते हैं ह्यूमन हार्ट को, मैं सिंपल समझने के लिए सपोज दैट मान के चलिए आपका ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है, ये 4 अलग अलग चैम्बर्स में क्या है आपका डिवाइडेड है। देखो ऊपर में क्या होता है, तो ऊपर वाले जो ना चैम्बर्स होते हैं आपके, ठीक है ना, ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं आपके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्टिक ना, इसमें सिंपल कि राइट ऑट्रियम हो जाएगा आपका, राइट ऑट्रियम, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ऑट्रियम, ये हो जाएंगे आपके राइट वेंट्रिकल, एंड ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से 4 आपके क्या होती है ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। अब देखो ऊपर का जो 2 चैम्बर्स होता है आपका ना, ये क्या करता है, तो जो राइट ऑरिकल और जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये आपके ब्लड को क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी से क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, है ना, ये क्या करेंगे आपके, तो ह्यूमन बॉडी से क्या करते हैं
एंड लंग्स से ये ब्लड कलेक्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है? ब्लड कलेक्ट करना, है ना। इनका मेन काम क्या होता है? ब्लड का कलेक्शन करना। ये आपके ब्लड के क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। वही हम लोग नीचे अगर बात करते हैं वेंट्रिकल पोर्शन में, तो ये मेनली क्या करते हैं आपके? तो ब्लड को ना पंप करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। इनका मेन काम क्या होता है? पंप्स द ब्लड, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है? ब्लड को पंप्स करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के ऑल पार्ट्स तक क्या करता है आपका? वो पंप होता है। तो किसके द्वारा? देखो, तो अगर हम लोग ना आर्टरियम की बात करेंगे तो आर्टरियम तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहला आपका 2 है, बी एंड डी में 2 आपके ऑप्शन है। एक में क्या बोला जा रहा है आपका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रिलैक्सेशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखो ब्लड जो है ना आपका वो क्या होता है? ब्लड क्या करेगा आपका? तो ब्लड आपका ना देखो पंप करता है। तो जो ब्लड आपका पंप करता है वो कहाँ से करता है? तो आपके ना लेफ्ट वेंट्रिकल से ही, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड क्या करता है? आपके पूरे बॉडी तक पहुंचता है। यानी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है आपका? कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने से, है ना। जब इसका क्या होता है आपका? कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अडेप्टेशंस इन हर्बीवोरस हेल्प्स इन, ठीक है ना, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अब देखो यहाँ पर डाइजेशन की बात की जा रही है, किसके बारे में? तो सेलुलोज के ना डाइजेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो सेलुलोज को पचाना क्या होता है ना, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एंड जो डाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी में कहाँ पहुँचते हैं? तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं हमारे बॉडी में वो पहुँचते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। अब देखो क्योंकि हर्बीवोरस क्या करते हैं आपके? तो वो आपके ना एनिमल्स को तो ईट नहीं करते हैं। तो अगर सेलुलोज के डाइजेशन की बात आएगी तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेंगे वो कौन करेंगे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या करेंगे? आपके रोल प्ले करेंगे। तो हर्बीवोरस में क्या होता है ना, क्योंकि उनको सेलुलोज को क्या करना होता है? डाइजेस्ट करना होता है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का तो कोई काम नहीं रहेगा आपका, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का आपका क्या है? कोई यहाँ पर काम नहीं है। बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका है ना, तो अगर आप बात करते हो सेलुलोज डाइजेशन की, है ना, अगर हम लोग बात करेंगे सेलुलोज के डाइजेशन की, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, तो कैसा करेगा? स्मॉल और स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर आपका वो होगा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सेलुलोज डाइजेशन में जब हम लोग बात करते हैं हर्बीवोरस में, तो जो भी आपके ना हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके क्या होंगे? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? देयर वॉज अ सेरेबेलर डिसफंक्शन इन अ पेशेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्टर्ब्ड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। देखो इसका ना एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने अगर ना अपने आसपास में या कभी टीवी पर देखा ही होगा, नॉर्मली जो लोग ना ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो जब ड्रिंक वगैरह जो लोग करते हैं ना, आप उनको देखना वो ना बैलेंस नहीं रह पाते हैं, वो अनबैलेंस रहते हैं, है ना। सीधा तरीके से चलेंगे नहीं आपके, है ना, उल्टा पुल्टा चलते हैं, चलना कहीं और, पहुंच जाते हैं कहीं और। क्यों होता है? क्योंकि उनके सेरेबेलर डिसफंक्शन होता है। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है किसके बारे में? सेरेबेलम के बारे में, है ना, सेरेबेलम के बारे में बोला गया है। तो ऐसे पेशेंट जिनका क्या होता है? सेरेबेलर डिसफंक्शन होता है, तो उनकी कौन सी एक्टिविटीज क्या होती हैं? आपकी अनबैलेंस्ड हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है ना, अगर सेरेबेलम मेनली क्या करता है हमारे बॉडी को, जब ना सेरेबेलम की हम लोग बात करेंगे तो हमारे बॉडी के बैलेंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बैलेंस के अलावा हमारे बॉडी के
पोस्चर को ये कंट्रोल करता है। तो जाहिर सी बात है ना, सैलिवेशन आपका नहीं आएगा, हंगर कंट्रोल भी नहीं आएगा हमारा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी नहीं आएगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पोस्चर एंड क्या होगा आपका पोस्चर एंड बैलेंस होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी पेशेंट का सेरेब्रल डिसफंक्शन है तो उसकी बॉडी का जो पोस्चर है, जो बैलेंस है, वो क्या रहेगा, इस तरह की एक्टिविटीज उनकी क्या रहेगी, डिस्टर्ब रहेगी। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका मेंशन किया गया है इन स्नेल्स। देखो यहाँ पर ना स्नेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, घोंघा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब देखो स्नेल्स में क्या मेंशन है, इन स्नेल्स इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन environment conditions they can become female as they grow, this is because। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे ना अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में देखो अगर हम लोग ना बर्थ जो हमारा डिटर्मिनेशन करता है, सपोज दैट अगर क्रोमोसोम क्या है आपका X एंड Y है तो ये मेल होता है आपका, मेल को डिनोट करता है ना। अगर हम लोग क्रोमोसोम X एंड X की बात करते हैं तो ये किसको डिनोट करता है, तो ये फीमेल को डिनोट करता है ना। ये किसको डिनोट करते हैं, आपके फीमेल को। यानी कि जेंडर चेंज की बात हमारे यहाँ पर हो नहीं सकती है, क्योंकि वो बाय नेचर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन देखो स्नेल्स की बात करेंगे ना, स्नेल्स क्या करते हैं, तो स्नेल्स क्या होते हैं, देखो वो आपका ना इनका जो लाइफ बिगिन होता है, मेल की तरह लाइफ इनका बिगिन होता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा तो ये अपने जेंडर को बदल देंगे। कैसे बदल जाएंगे, तो मेल से क्या होते हैं आपके, ये फीमेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, तो मेल, अब देखो ऑप्शन आपका बोला गया है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या करते हैं, फीमेल में ग्रो हो जाते हैं। इसके पीछे का देखो सिंपल रीजन पूछा गया, क्या होगा, देखो मेल स्नेल्स हैव डोमिनेट जेनेटिक मेकअप। पहला तो बोला गया ना कि जो मेल स्नेल्स होते हैं इनके अंदर में क्या आपको देखने को मिलता है, तो मेल स्नेल्स के अंदर में जो आपका डोमिनेटिक जेनेटिक मेकअप होता है आपका, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला है फीमेल स्नेल्स हैव डोमिनेटिक जेनेटिक मेकअप, ये भी गलत होगा हमारा। आगे बोला गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज इन स्नेल्स लाइफ टाइम, ये भी गलत है। क्रोमोसोम कैसे चेंज करेगा आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्या हो रहा है इनका ना, यहाँ पर ये इनका चेंज हो रहा है, मेल से फीमेल बन रहे हैं इन्वायरमेंट कंडीशन पर। यानी कि यहाँ पर जो इनका सेक्स है वो क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर जो इनका क्या कर रहा है, जेनेटिकली स्नेल्स के अंदर सेक्स क्या होता है आपका, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं करता है इनका। यानी कि जो जेंडर होगा, सेक्स होगा, वो किसमें चेंज करेगा, आपके इन्वायरमेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या कर जाता है, चेंज करता है। यानी कि यहाँ पर जो इनका सेक्स होगा वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है ना। जेनेटिकली क्या होता है, इनका सेक्स डिटरमाइन नहीं हो। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे में क्या होता है ह्यूमंस के अंदर में, कि जो हमारा सेक्स होता है वो जेनेटिकली क्या होता है, डिटरमाइन होता है। अगर XY हो गया तो मेल, XX हो गया तो मेल, और ये लाइफ टाइम कभी भी क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर जो सेक्स क्या होता है आपका, जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता। इस कारण से जब क्या होती है आपकी इन्वायरमेंट चेंज होती है तो ये अपने जेंडर को भी क्या कर लेते हैं, मीन्स अपने सेक्स को भी क्या कर लेंगे आपके, ये चेंज कर लेंगे। चलो तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका, जो डी होगा वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया आपका, इन द फॉलोइंग केसेस अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। एक इंसिडेंट पे क्या कर रहा है आपका ना, एक रे आपका है, ठीक है। एक रे क्या कर रहा है आपका, इंसिडेंट कर रहा है आपका कहाँ पर, तो कॉनकेव मिरर में, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में क्या कर रहा है आपका, एक रे जो आपका है ना वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0। अब देखो कौन से केस में ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका 0 होगा। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब हम लोग बात करेंगे ना तो सिंपल लिखेंगे एंगल बिटवीन,
ठीक है ना, एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, है ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यही क्या बनता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि जो एंगल क्या होता है आपका इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ना कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जीरो कब होगा, कब होगा आपका, देखो बोला गया है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब रे क्या होगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ना पैरेलल होगा तब होगा। इसके अलावा आगे बोला गया आपका अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, अगर रे क्या करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करता है पास करता है एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली करता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली, एंड लास्ट आपका है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ द मिरर। यानी कि इसमें देखो जो करेक्ट हम लोग ना आंसर की बात करेंगे, देखो पहला तो क्या आपका अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनेगा, अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस पे भी नहीं पास करेगा आपका, एंड ना ही आपका इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्लिक्यूली करेगा। देखो ये कब होगा आपका, तो एक अगर आपका इंसिडेंट क्या कर रहा है, रे आपका इंसिडेंट कर रहा है कॉनकेव मिरर पर, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो आपका तभी होगा जब क्या होगा आपका रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करेगा पास करेगा एंड वहां पर इंसिडेंस कैसे करेगा आपका ऑब्लिक्यूली इंसिडेंस करेगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आपका है वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ रेज ए एंड बी। अब देखो व्हाइट लाइट आपका है ग्लास प्रिज्म के थ्रू इसको फॉर्म किया गया है, तो ए एंड बी दो कलर्स बनेंगे, ये दो कलर कौन कौन से होंगे आपको क्या करना है इसके बारे में बताने हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर हम लोग कलर की बात करेंगे तो जैसे ना आपको पता होगा कि जब कभी भी क्या होता है आपका, जब कभी भी हम लोग व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, है ना, आप सिंपल लिख लो व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू, है ना, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, है ना, जब भी क्या होता है आपका ना व्हाइट लाइट आपके ग्लास प्रिज्म के थ्रू क्या करते हैं पास करते हैं, ये 7 अलग अलग कलर्स में क्या होते हैं आपके डिस्पर्स होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बनते हैं 7 कलर्स आपको देखने को मिलता है अलग अलग, है ना, और ये जो 7 कलर्स होते हैं ये 7 कलर्स कौन से होते हैं, तो इन 7 कलर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 7 कलर्स होते हैं आपके विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर आपके होते हैं 7 अलग अलग कलर्स। अब देखो जब ना इनके नेम की हम लोग बात करते हैं तो विबग्योर का मतलब क्या होता है, देखो आर का मतलब क्या होता है आपका रेड होता है, ठीक है, आर का मतलब रेड हो गया आपका, ओ का मतलब क्या होता है ऑरेंज होता है, ठीक है ना, वाई का मतलब हमारा येलो है, जी का मतलब क्या होता है ग्रीन होता है, बी का मतलब हम लोग बात करेंगे तो बी से आपका ब्लू होगा, आई फॉर क्या होता है हमारा इंडिगो होता है, एंड जब वी की हम लोग बात करेंगे तो वी का मतलब क्या बन जाता है आपका वायलेट बनता है। यानी कि देखो टॉप, देखो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, तो ए जो यहाँ पर है वो टॉप को बता रहा है आपका, एंड बी जो है वो आपके बॉटम को बता रहा है, यानी कि बेस को बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप टॉप की बात करोगे तो आर होता है, यानी कि टॉप पे क्या हो जाएगा आपका रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। एंड बी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कलर आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो कलर हमें देखने को मिलेगा वो वायलेट होगा, यानी कि ए में कौन सा कलर होगा रेड होगा। अब देखो यहाँ पर ए में ब्लू बोला है तो ए तो गलत हो जाएगा आपका, बी के साथ ग्रीन है ये भी गलत,
सी के साथ देखो रेड है और रेड फिर वायलेट है, तो डी गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आपका इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, यानी कि यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या बनेगा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर ना 4 अलग अलग हमें क्या दिए गए स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी। अब इन चारों स्टेटमेंट में हमें क्या बोल रहा है ना, जो इनकरेक्ट है, ध्यान से समझेंगे किस कौन से हमें स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, जो कि इनकरेक्ट है, यानी कि बोल लो कि जो स्टेटमेंट आपके गलत दिए गए हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उन्हें हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चलो पहला क्या बोला है आपका, द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम। अब देखो एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। तो जब ना एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर की बात की जा रही है। देखो होता क्या है ना कि एनर्जी आपको मिलती कहाँ से, हमें है सन से। सन से जो एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी किसके पास जाती है, तो सन से जो एनर्जी मिलती है ये एनर्जी पहुंचती है प्रोड्यूसर्स के पास में। फिर प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ पहुंचती है, कंज्यूमर में। तो कंज्यूमर में आपके 2 तरह के कंज्यूमर होंगे। पहला होता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग ना और अच्छे से करते हैं। देखो सबसे पहले सन बनाते हैं, यहाँ पर सन लो, ठीक है, सन की एनर्जी किसके पास पहुंचेगी, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है ना। सन से एनर्जी कहाँ पहुंचती है, प्रोड्यूसर के पास, यहाँ से पहुंचेंगे कंज्यूमर के पास। यानी कि पहले आप लोग बोल लो कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, है ना, पहले कौन से, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, एंड इसके बाद कौन, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, है ना, दूसरे कौन हो जाएंगे आपके, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आते हैं, जब प्राइमरी कंज्यूमर की आप ना बात करते हो तो प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब होते हैं आपके जो हर्बीवोरस होते हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन, तो जो आपके हर्बीवोरस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। वहीं जब ना आप बात करते हो सेकेंडरी कंज्यूमर में, तो यहाँ पर जो कार्निवोरस होते हैं वो होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर कौन आएंगे, आपके कार्निवोरस होंगे। क्लियर, इतना हमने बना लिया है। अब देखो स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं एक एक। क्या बोला है पहला, देखो पहला तो बोला गया एनर्जी क्या होता है, जब प्रोड्यूसर को अवेलेबल होता है वो एनर्जी क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो बिल्कुल एनर्जी आपका जो अवेलेबल होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट मान के चलो सन के पास कितनी एनर्जी है, सपोज बस हम लोग समझने के लिए लेते हैं, अगर सन के पास 10,000 जूल की क्या है, एनर्जी है। तो सन जो प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है ना, वो इसका कितना परसेंट मिलता है, टोटल 10% मिलता है। लेकिन जब एनर्जी आपके ना प्रोड्यूसर के पास आएगी, जब प्रोड्यूसर से एनर्जी आपकी ना जब क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर से क्या होती है, तो प्रोड्यूसर के बाद से जब एनर्जी क्या होती है आपकी, ट्रांसफ़र होती है, तो प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, उसका मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। आगे देखो बात करते क्या बोला गया है, इट इज फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल विच एब्जॉर्ब 1%, ठीक है ना। एक मिनट, क्या बोला गया आपका, तो ये पहला क्या है आपका ना, जो ट्रॉपिकल होता है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्या है आपका, ट्रॉपिकल होता है, जिसको कि एनर्जी का कितना मिलता है आपका, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल है जिसको एनर्जी का कितना परसेंट मिलता है आपका, तो इसको एनर्जी का टोटल आपको कितना परसेंट मिलता है, 1% लाइट एनर्जी का क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। यानी कि डायरेक्टली सोर्स से कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा आपका, 1% एनर्जी क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब देखो आगे जब ना हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देखो दूसरा बोला गया आपका इट यूटिलाइजेस, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला है हमारा, इट यूटिलाइजेस 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। लास्ट हमारा इट ट्रांसफर ओनली 10% ऑफ द लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। अब देखो इसमें अगर हम लोग समझते हैं तो पॉइंट क्या मेंशन किया गया है, देखो
सबसे पहले ना अगर आप बात करते हो इसमें जो पहला देखो स्टेटमेंट है कि फर्स्ट आपका ट्रॉपिकल लेवल है जो कि कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है आपका, तो लाइट एनर्जी के एक एनर्जी को क्या करता है आपका ये ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। लाइट के क्या करता है आपके, तो एक एनर्जी को कंप्लीटली क्या करता है आपका ये ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट मान के चलो सन के पास एनर्जी जो भी होगी, ठीक है ना, सन के पास क्या होगा अपने कुछ एनर्जी होगी। सपोज दैट मान के चलो 10,000 जूल क्या है सन के पास एनर्जी है। तो इसका 1% अगर आप ना बात करते हो, ठीक है ना, इसका अगर हम लोग क्या करते हैं 1% की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका है ना 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो 100 जूल एनर्जी क्या आएगा आपका ट्रांसफर होगा किसको, प्रोड्यूसर को। एंड इसका ये 10% क्या करते जाएंगे बाकी दूसरों को ट्रांसफर करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। आगे बोला है आपका इट यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मूवमेंट, तो ये भी क्या होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा इट यूटिलाइजेस 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर्ड द रेस्ट टू द है ना नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो देखो यहाँ पर बोला गया है 10%, देखो 10% क्या करता है यूटिलाइज नहीं करता है। यूटिलाइज कितना करता है, यूटिलाइज आपका करता है 1% एंड वो जितना यूटिलाइज करता है उसका फिर 10% ही क्या करता है ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। ये जो भी एनर्जी को यूटिलाइज करेगा देन ये उसका 10% क्या करता है आपका ट्रांसफर करता है। यानी कि जो स्टेटमेंट आपका डी वो भी करेक्ट होगा। यानी कि अगर हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो ऑप्शन हमारा सी है वो क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या मेंशन किया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम की ना बात की गई है, इकोसिस्टम में कौन, तो इकोसिस्टम के अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं है जो डेड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं आपके उस पर सर्वाइव वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इनमें ना कौन सा उनका डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है हमें बताना है। देखो पहला क्या है नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल की तो ये पूरा आपका क्या है रोल आपके डिकम्पोजर्स का होता है। दूसरा है एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो इन ऑक्सीजन का जो एनरिचमेंट है वो एटमॉस्फेयर में वो डिकम्पोजर्स का आपका रोल नहीं है। आगे आपका वेस्ट डिकम्पोजिशन, जाहिर सी बात है वेस्ट को क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं एंड ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स। एंड जो डेड आपके रिमेन्स होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि इनमें जो ऑप्शन आपका बोला गया एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर ये क्या है हमारा, ये आपके डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है। और हमें क्या बताना है, हमें बताना ही क्या था आपका कि जो रोल नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी होगा इसमें वो क्या होगा करेक्ट होगा। चलो आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखो जैसा कि ना मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, तो असर्शन एंड रीजन वाले आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन टोटल 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर भी ईच क्वेश्चन क्या करेगा आपका 1 मार्क्स आपके क्या करने वाले हैं कैरी करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो 17 नंबर जब ना क्वेश्चन की हम लोग क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं, इसमें देखो बोला क्या गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले अगर हम लोग बात करें तो 17 to 20 क्या है आपका, तो इसमें ना देखो 2 स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, एक असर्शन होगा एंड एक उसका रीजन आर होगा। तो सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके आंसर देना है। पहला में देखो क्या रहेगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू रहेगा एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रहेगा। दूसरा आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू रहेगा एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। तीसरा होगा हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड जो फोर्थ होगा हमारा उसमें होगा हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे चेकआउट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला है हमारा, ऑन एडिंग
डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस एक्स, है ना। देखो सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, देखो बोला गया है कि आप जब एक डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें कौन सा सब्सटेंस कंटेन होगा, तो सब्सटेंस उसके अंदर जो होगा वो एक्स होगा। तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। तो एक ना गैस प्रोड्यूस होता है, एंड वो गैस कैसा होता है आपका, तो कलरलेस होता है, विच गिव्स अ पॉप साउंड, और उसका साउंड कैसा होगा आपका, पॉप होगा। व्हेन बर्निंग अ मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट, जैसे आप उसको ना माचिस वगैरह जलाओगे उसके नियर में, तो क्या होगा, आपको वहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो जैसे सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं ना, बात करते हैं, सपोज दैट बात कर लो कि कोई भी आपका एक ना मेटल होगा, ठीक है, आप उस मेटल को मान लो किससे आप रिएक्ट करवाते हो, HCl से, ठीक है, HCl से आप उसको क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो M क्या होगा आपका, कंबाइन कर जाएगा Cl के साथ में, एंड हाइड्रोजन वहाँ पर क्या होता है आपका, कंप्लीटली अलग हो जाएगा। एंड यही हाइड्रोजन क्या करता है आपका, कलरलेस होता है, पॉप साउंड क्या करता है आपका, वो देगा, ठीक है। तो पहला तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो जब दूसरे हम लोग ना स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो जब ना दूसरे स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे, इसमें बोला गया आपका, इन दिस रिएक्शन एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पर ना रिएक्शन बनाया है, देखो पहला हम लोग बात करते हैं M की, प्लस क्या होगा आपका HCl है। M यहाँ पर आप कोई भी मेटल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब इसको रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ना, तो M क्या करता है, M बन गया एंड Cl हो गया आपका, ठीक है, ये कोई मेटल आपका है। अब प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो रहा है। देखो अब पहला हम लोग बात करें तो असर्शन तुम्हारा बिल्कुल क्या है, सही दिया गया है, लेकिन देखो रीजन में क्या बोल रहा है, रीजन में बोला है कि इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। इसमें क्या बोल रहा है कि मेटल एक्स क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है। देखो बिल्कुल गलत है, बल्कि यहाँ पर मेटल ही क्या कर रहा है, आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। यानी कि जो रीजन आपका जो आर दिया है, ये कंप्लीटली क्या है आपका, गलत है। यानी कि असर्शन जब ए की बात करेंगे तो ये हमारा ट्रू है, और जब रीजन की बात करेंगे आर की, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी आपका था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या मेंशन आपका है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पेसीज। तो पहले तो बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, रीजन के बारे में। देखो रीजन में क्या मेंशन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। जाहिर सी बात है, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में कितने देखने को मिलते हैं आपके, तो 46 होते हैं, है ना। सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। लेकिन जब जर्म सेल की बात करेंगे, जाहिर सी बात है जर्म सेल में कितना होता है आपका, ये 23 होता है ना। जर्म सेल की जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, जर्म सेल में कितने होते हैं, तो जर्म सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है आपका, 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या दिया गया है, सही दिया गया है। चलो आगे देखते हैं क्या बोला है, when two germ cell combine they restore the normal number of chromosome in a species। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, तो जब दो आपके ना जर्म क्रोमोसोम है ना, जब दो क्या होंगे आपके, तो जब दो आपके ना जर्म क्रोमोसोम होंगे, अब मान के चलो एक में 23 होगा तो दूसरा भी 23, जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कितना बनाएंगे, 46 नंबर ऑफ क्या करेंगे आपको, एक क्रोमोसोम बनाएंगे, जो कि स्पेसिस में क्या होता है आपका, ये नॉर्मल नंबर ऑफ क्या होगा आपका, क्रोमोसोम होगा, है ना। ये नॉर्मल क्या होगा आपका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो अगर हम लोग ना स्टेटमेंट की बात करेंगे, देखो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर आपका मेंशन है, ठीक है, जो स्टेटमेंट जो आपका इसके अंदर मेंशन है,
ठीक है, वो क्या दिया गया है आपका। जब स्टेटमेंट की बात करेंगे पहला देखो, तो पहला देखो हमारा सही है, ठीक है। एंड दूसरे हम लोग स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है ना। देखो असर्शन हमारे सही है ही, असर्शन के अलावा जब आप रीजन की बात करते हो तो रीजन भी आपका सही है, लेकिन इसमें क्या है ना, असर्शन ए तो आपका सही है, रीजन बी भी आपका सही है, लेकिन रीजन जो आपका आर है ना, वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है। यानी कि यहां पर जो आपका ऑप्शन बी था वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट होगा। यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए एंड आर दोनों ट्रू हो जाएंगे आपके, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या मेंशन आपका है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड इट एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ठीक है, पहला आपका है। दूसरा देखो हम लोग बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। चलो इसमें देखो बोला गया आपका, तो इसके अंदर देखो सिंपली आपका मेंशन क्या किया गया है, देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करते हैं, तो इसमें बोला गया आपका ना, कॉन्वेक्स मिरर आपके हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, आपके इमेज को फॉर्म करते हैं कहाँ पर, तो ये ऑलवेज आपके ना इमेज को फॉर्म करते हैं कहाँ पर, बिहाइंड इट, है ना, एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो बिल्कुल सही है ना। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करते हैं, इमेज को बिहाइंड द मिरर फॉर्म करते हैं, एंड इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा इमेज फॉर्म होता है, आपका वर्चुअल फॉर्म होता है। तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, सही है। चलो आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब आप बात करते हो, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, ये भी सही आपका है। अगर साइन कन्वेंशन की हम लोग बात करेंगे तो जो फोकल लेंथ होगा आपके कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। देखो स्टेटमेंट यहाँ भी दोनों क्या है आपके सही हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, स्टेटमेंट आप रीजन आर देखो, क्या रीजन आर कहीं से भी आपको ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है तो आप बोलोगे नहीं। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ भी जो आपका ऑप्शन बी था वो करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है इसमें सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो बोला गया है, असर्शन ए में देखो क्या है, इफ द एनिमल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाउएवर इफ द प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ठीक है, रीजन देखते हैं क्या बोला है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स who make food using sunlight while lions are consumer। अब पहले हम लोग स्टेटमेंट एक देखते हैं, असर्शन को पहले ब्रेक करते हैं। देखो असर्शन में पहला क्या बोला है कि अगर एक फूड चेन की बात करते हैं, सपोज दैट हम लोग एक ना फूड चेन पहले बना ही लेते हैं, प्लांट्स बना लो, बनाएंगे क्या लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये प्लांट्स हो गए हमारे। अब इस प्लांट को कौन खाएगा, तो इस प्लांट को आपका खाएगा कौन, तो मान लो कि इस प्लांट को ना डियर खा जाएगा। अब इसे डियर को भी कोई खाने वाला होगा, तो इस डियर को खाने वाला है आपका लायन। ठीक है, लायन क्या करेंगे, इस डियर को खा जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये हमारा एक फूड चेन बन गया है। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा फूड चेन कंप्लीट हो गया है। अब देखो इस फूड चेन में क्या बोला है, इफ लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन, सपोज दैट मान लो कि आपने लायन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो क्या बोला गया है आपका, हाउएवर लायन को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका फूड चेन क्या होगा, आपका फूड चेन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। तो बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर देखो लायन को आप रिमूव कर देते हो फूड चेन से तो डियर का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो डियर क्या करेंगे आपके बहुत ज़्यादा प्लांट्स को क्या करेंगे, आपके खाना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत सारे जब प्लांट्स को खाएंगे इकोसिस्टम आपका अनबैलेंस्ड होगा, हमारे लिए खाना नहीं बचेगा, तो इकोसिस्टम कंप्लीटली क्या होगा, आपका डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर तो पहले ही गलत हो गया। चलो फिर भी देखो आगे क्या बोला है, हाउएवर
इफ द प्लांट्स आर रिमूव फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। अब देखो बोला है क्या, अब चलो लायन को रहने देते हैं और प्लांट्स को ही हटा दो, तो बोल रहा है इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो बिल्कुल डिस्टर्ब तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोला है, क्योंकि डियर के लिए खाने को कुछ बचेगा नहीं, डियर नहीं बचेगा तो लायन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा आपका। लेकिन स्टार्टिंग में जो बोला गया ना कि अगर लायन को आप रिमूव कर दोगे तो फूड चेन क्या होगा आपका, अफेक्ट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना। तो ये रीजन आप असर्शन क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा आपका। वहीं देखो बात करते रीजन आर में क्या बोला है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, तो नो डाउट प्लांट्स यहाँ पर क्या है, तो प्लांट्स हैं आपके प्रोड्यूसर्स, है ना, प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए। हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट, जो कि हमें पता है प्लांट क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं, है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, फूड मेक करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स फूड को क्या करते हैं, मेक करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। वाइल लायंस आर कंज्यूमर, तो बिल्कुल लायंस क्या है आपके, कंज्यूमर है। और कौन से कंज्यूमर हो जाएंगे, लायन, तो लायन यहां पर हो जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। लायन कंज्यूमर में भी कौन से कंज्यूमर होंगे आपके, सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि देखो रीजन आर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो जब ना इसमें हम लोग आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सिंपल लिख लोगे आप क्या, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर है। तो आज के इस क्लास में जो हमने सैंपल पेपर सॉल्व किया है उसमें हमने सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से इन डिटेल सॉल्व किया है। सो आज के इस क्लास में हम लोग यहीं पर अपने एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सैंपल पेपर के आगे के सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में।